हेलो एवरीवन, दिस इज़ विश्वजीत एंड वेलकम टू स्टडी नेट। तो चलो आज इस वीडियो में हम लोग पोम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन पता ही है पोम रिवीजन से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलो थोड़ा सा यूँ मोटिवेट हो लेते हैं ना। सो आज का कोट ऑफ द डे क्या है? बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल दैट यू आर। आप जो भी हो या फिर मैं कहूँ तुम जो भी हो ना, उस पर बिलीव करो, अपने आप पे भरोसा करो, कॉन्फिडेंस रखो खुद पे। Know that there is something inside you that is greater than any obstacle। चाहे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम उन प्रॉब्लम से तो काफ़ी बड़े हो। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती जो तुम्हें तोड़ सकती हो। ठीक है, तो चलो अब हम लोग पोम अपना स्टार्ट करते हैं। सो हमारे आज के इस पोम का नाम है अ टाइगर इन द ज़ू, और इस पोम को लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है लेस्ली नॉरिस। और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि हर एक पोम के पोएट का नेम जरूर याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक सेंट्रल आइडिया दे देता हूँ कि आखिर होता क्या है, ध्यान से समझना। तो इस पूरे के पूरे पोम में क्या होता है ना कि दो टाइगर के बारे में बताया गया। एक ऐसा टाइगर जिसको जंगल में होना चाहिए, और एक ऐसा टाइगर जिसको एक पिंजरे में बंद करके रखा गया। जनरली हम जू जाते हैं देखने के लिए, हमें तो बहुत मज़ा आता है उन एनिमल्स को देखकर, सभी कलेक्शन को देखकर। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो एनिमल्स वहाँ पे हमें दिखते हैं, क्या वो खुश है या नहीं? सच में क्या वो खुश है या नहीं, क्या आपको ये बात पता है ना? तो इसीलिए इस पूरे के पूरे पोम में इसी को कंपेराइज किया गया है कि एक टाइगर जिसको उसके नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, लेकिन वो बेचारा बंद पड़ा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पोम को क्या बोला है? ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में टाइगर जो है वो कौन से टाइगर की बात की गई है? वो टाइगर जो एक जू में है। ये टाइगर क्या करता है? थोड़ा अकड़ कर चलता है। स्टार्क्स मतलब होता है अकड़ कर चलना, विविड का मतलब होता है ब्राइट कलर्ड, एंड रेज का मतलब होता है गुस्सा। ध्यान से समझना। तो ये टाइगर जो है वो थोड़ा सा अकड़ कर चलता है, अपने जगह से उठता है, थोड़ी दूर इधर उधर मूवमेंट करता है उस पिंजरे के अंदर, और फिर वापस अपने ही जगह पर आकर बैठ जाता है। इस टाइगर के जो पंजे हैं, पैड्स का मतलब होता है टाइगर का पंजा। ठीक है, इस टाइगर के जो पंजे हैं वो बड़े ही सॉफ्ट हैं, वेलवेट हैं, यानी मखमली टाइप के हैं। ठीक है, वो गुस्सा तो होता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, वापस अपने जगह पर आकर बैठ जाता है। तो कुछ ये सिचुएशन यहाँ पे इस टाइगर के साथ हो रहा है। भले ये टाइगर जो है वो एक नोबल क्रिएचर है, ये टाइगर बहुत ही गुस्से वाला भी है, लेकिन ये अकड़ कर थोड़ी दूर तक चलता तो है, लेकिन चलने के बाद वापस से वहीं पे आकर बैठ जाता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो इस टाइगर को होना क्या चाहिए था? इस टाइगर को क्या करना चाहिए था? जो लंबे लंबे घास होती है ना, उन लंबे लंबे घास के पीछे छिपकर इंतजार करना चाहिए था। किसका? जो मोटे ताजे जो डियर होते हैं, है ना, जो मोटे ताजे जो हिरन होते हैं उनका। कि जैसे ही वो हिरन तालाब के सामने पानी पीने के लिए आए, वैसे ही ये टाइगर क्या करे? उस पर झपट्टा मारकर उसको पकड़ ले और खा जाए। तो टाइगर की नेचुरल हैबिटेट यही होती है। फर्स्ट स्टैंजा में उस टाइगर की बात की गई है जो एक केज है, दूसरे स्टैंजा में उस टाइगर की बात की जा रही है जिसको जंगल में होना चाहिए। तो लर्किंग का मतलब क्या होता है? हिडन, यानी छिपा हुआ। ठीक है, एंड प्लम का मतलब क्या होता है? मोटा ताजा। ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि एक टाइगर को कैसा होना चाहिए। एक टाइगर को लंबे लंबे ग्रास के पीछे छिप कर मोटे ताजे डियर का वेट करना चाहिए, कि जैसे वो पानी पीने के लिए आए वैसे उसको क्या करे? पकड़ कर ले जाए, है ना। समझ में आ रहा ना यहाँ तक? आई होप कि यहाँ तक तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। जहाँ प्रॉब्लम हो ना वहाँ पे मुझे नीचे बताते जाना। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है? हर एक पोम के जो मैं वर्ड्स आपको दे रहा हूँ वो वर्ड्स क्या करना है? दिमाग में रखना है। अगर एक भी वर्ड भूले ना तो समझ जाना कि गए, मार्क्स तो गया। तो पोम के एक भी वर्ड्स मत भूलना, ठीक है ना। तो स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है? गुर्राते हुए। तो उस टाइगर को क्या करना चाहिए? गुर्राते हुए जो भी जंगल के बगल में जो विलेज है ना वहाँ से गुजरना चाहिए, गुर्राते हुए एकदम ज़्यादा। ठीक है,
और बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। बेयरिंग मतलब जो उसके दांत है ना, फैंग्स मतलब दांत होता है टाइगर का, तो उस टाइगर के दांत को दिखाते हुए चलना चाहिए। देखो टाइगर कैसा करता है, हाँ ऐसे करता है ना, वाटेवर जैसे भी करता होगा। तो वो टाइगर जिस तरीके से दांत को दिखाकर दूसरों को डराता है ना, वैसे ही उसको डराना चाहिए। सपोज दैट तुम्हारे सामने एक लायन है और तुम उस लायन से डर नहीं रहे हो, तो फिर उस लायन का वहां होने से क्या फायदा। ठीक है, मान लो तुम एक टीचर हो और तुमसे बच्चे मतलब खौफ ही नहीं खा रहे। मान लो राजा हो, याद है ना वो क्या नाम था उसका, किंग जोंग उन, है ना, नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, उसे सभी लोग खौफ क्यों खाते हैं, डरते हैं। तो तुम मान लो किंग जोंग उन हो और वहाँ के लोग तुमसे डर ही नहीं रहे हैं, तो फिर तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है, मतलब ही क्या है ना। तो उसी प्रकार से एक टाइगर को जिस जगह पर होना चाहिए उसके बगल में जो भी गांव है ना, जो भी इलाके हैं ना, वहाँ से उसे गुर्राते हुए निकलना चाहिए और अपने वाइट फैंग्स दांतों से सभी को डराते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। लेकिन जैसा कि यहाँ पे तुम्हें पिक्चर में दिख रहा होगा, इस टाइगर बेचारे को पकड़ के रखा गया है, इसको एक जू के अंदर बंद कर दिया गया है। इसकी जितनी भी ताकत है ना, जो भी इसके पास स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, इन सारे स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल को वो क्या करता है, उन बार्स के पीछे ही रख लेता है। बार्स मतलब समझते हो, वो सलाखें, है ना। क्यों, बेचारा वो टाइगर कुछ कर ही नहीं सकता ना, कुछ नहीं हो सकता उसका। मान लो आप कितने भी ताकतवर हो, लेकिन आपको मोटे मोटे सलाखों के पीछे डाल दिया गया हो, तो आपके उस ताकत का क्या फ़ायदा, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर टैलेंट है लेकिन आप दिखा नहीं पा रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब वो क्या करता है, सभी विजिटर्स को आता है और सभी विजिटर जो भी वहाँ पे आते हैं उनको देखता है और देख के इग्नोर करके चला जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे कि आखिर वो टाइगर जो है वो विजिटर्स को देखकर क्या रिएक्शन देता है, तो बता देना, इग्नोर कर देता है और क्या करेगा बेचारा वो। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। एंड लास्ट में वो क्या करता है, अपने जू में बैठा रहता है, अपने केज के अंदर बैठा रहता है, तो केज तो ऊपर खुला रहेगा, तो ऊपर की ओर देखता है और जो भी ब्राइट स्टार्स है ना, उन स्टार्स को देखकर बस अपने फ्रीडम की कामना करता है, अपने फ्रीडम के लिए विश करता है, काश मैं भी आज़ाद होता, है ना। तो देखो यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, और वो तुम्हें क्या करना है, लिख लेना है एंड कंप्लीट कर लेना है। नहीं करोगे फिर भाई फंस जाओगे, ठीक है ना, मेरी बात मानो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, चलो इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूरा पोएम जब हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा ना, फिर कोई भी चीज़ आए एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी भी पोएम्स है ना वो सारी क्लियर कर दूँ, फिर धीरे धीरे जैसे होते जाएगा मैं सारी चीज़ें करते जाऊँगा। A tiger in the zoo conveys a deep idea about the enslavement of animals by the selfish human beings। हम ह्यूमन बींग्स, हम सेल्फिश ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, टाइगर्स को और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, जिनको क्या करते हैं, पकड़ पकड़ के रख लेते हैं, जू में रखते हैं, कैद करके रखते हैं, उनको इंस्लेव कर देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपनी खुशी के लिए। ठीक है, ये अच्छा नहीं है। हम क्या करते हैं, कोई पैरट्स वगैरह आते हैं, उनको भी पकड़ के रख लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। It is totally unfair and unjustifiable on the part of a man to cage the animals into the zoo and deprive them of their natural habits। ये एकदम जस्टिफिएबल है ही नहीं, ये जस्टिफाई ही नहीं करता किसी के राइट को कि वो किसी और को पकड़ कर रखे। हम ह्यूमन्स हैं तो क्या हुआ, हम किसी भी एनिमल को पकड़ के रख सकते हैं क्या, हम उनसे उनकी फ्रीडम की राइट को छीन सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और हम क्या कर रहे हैं, उनको उनके ही नेचुरल हैबिटेट से डिप्राइव कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्राइव? डिप्राइव का मतलब होता है वंचित रखना, उससे दूर रखना। द टाइगर इन द जू इज अ पैथेटिक साइट ऑफ द वाइल्ड लाइफ entrapped इन द कन्फाइंस ऑफ द जू। यहाँ पे कन्फाइंस का मतलब क्या हो जाएगा, केज्ड, ठीक है, बंद, जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये जो पोएम है ना, टाइगर इन द जू, ये एक पैथेटिक पोएम है। पैथेटिक मतलब बहुत ही दयनीय, जिसमें दुख है, सच में दुख है, ठीक है। वो टाइगर बहुत ही ज़्यादा दुखी है, वो अच्छा नहीं है, वो खुश नहीं है। तुम्हें एक सोने के पिंजरे में, यानी सोने के घर में कैद कर दिया जाए, तुम्हें सुबह शाम हर तरफ खाना दिया जाए, लेकिन बोला जाए कि कभी इस रूम से बाहर मत निकलना, तो कैसा लगेगा? डू यू वांट दैट लाइफ, दैट टाइप ऑफ लाइफ? कभी चाहते हो ऐसी ज़िंदगी जीना? कोई नहीं चाहोगे ना। तो कुछ ऐसा ही कंडीशन यहाँ पे भी होता है।
द पोम shows a striking contrast between the life of a tiger in the zoo and his life in the forest. ये पोम जो है वो कॉन्ट्रास्ट करता है दो चीज़ों में, कि एक टाइगर जिसकी ज़िंदगी कैसी होती अगर वो एक जू में होता या एक फॉरेस्ट में, सॉरी एक टाइगर की ज़िंदगी कैसी होती जब वो एक फॉरेस्ट में होता, एंड सेकेंड उसी टाइगर को जब एक जू में रख दिया गया है, उसको केज्ड कर दिया गया है, तब उसकी ज़िंदगी कैसी हो गई है। इन दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा जो पोम है वो तुम्हारे दिमाग में घुस गया है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम चलो हम लोग फटाफट पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। एंड भाई साहब जितने पोएटिक डिवाइस इस पोम में आए हुए हैं ना, काफ़ी है, मतलब अधिकतर पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो तुम्हारे इस पोम में कवर हो जाने वाले हैं। तो इसलिए सिट बेल्ट बांध लो और अच्छे से देखो। सबसे पहला आता है राइमिंग स्कीम, और हम सभी को पता है कि राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना। तो चलो देखते हैं, फटाफट आ जाते हैं फर्स्ट स्टैंजा में। फर्स्ट स्टैंजा के लास्ट में देखो, हर एक लाइन के लास्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज। तो देखो स्ट्राइप्स कोई साउंड नहीं मिल रहा, तो स्ट्राइप्स को ए मानेंगे, केज इसको बी मानते हैं, क्वाइट इसको सी मानते हैं, ए बी सी। लेकिन जैसे ही हम फोर्थ वाले लाइन में जा रहे हैं वहाँ पे देखो रेज, तो केज एंड रेज, केज रेज मिल रहा है ना, तो ए बी सी बी। ठीक है, आ जाओ नीचे वाले में, शैडो, ग्रास, होल एंड पास। तो क्या क्या मिल रहा है देखो, ग्रास एंड पास ये मिल गया, तो इसको हम लोग बी और बी मान लेंगे, शैडो को ए मान लेंगे और होल को सी मान लेंगे। तो हर इस स्टैंजा जो है उसमें ए बी सी बी का रूल फॉलो हो रहा है। कई बार क्या करता है ए बी सी बी के बाद भी कुछ और डाल देता है, डेट मीन्स कि ई एफ भी डाल देगा, कंफ्यूज मत होना। अगर वैसे होगा तो ए बी सी बी, उसके बाद डी ई एफ ई ऐसे करके होगा। तो ये आपको देखना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो देखते हैं पोएटिक डिवाइस। राइमिंग स्कीम तो मैंने बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। एलिट्रेशन पिछला बार ही बताया था ना कि कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो रिपीट होता है, लेकिन शुरू में होता है। तो कहाँ कहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है देखते हैं, ये कहाँ पर है। स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो देखो यहाँ पे स्टॉक्स एंड स्ट्राइप्स, स्टॉक्स स्ट्राइप्स। तो स और स का साउंड जो है वो शुरू में ही रिपीट हो रहा है, तो एक यहाँ पे इंजैममेंट हो रहा है। सेकेंड वाला मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा वो आपको बाद में पता चलेगा। His स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, जो लेटर होता है ना कॉन्सोनेंट का या वोवेल का, उसी लेटर को देखकर वहाँ पे एसोनेंस या कॉन्सोनेंस जो है वो डिफाइन कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है तुम्हें। ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पे HIS लिखा हुआ है और स्ट्रेंथ में भी शुरू में एस है, लेकिन दोनों को हम नहीं कह सकते कि वहाँ पे कॉन्सोनेंस हो रहा है या एलिट्रेशन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि हीज ज का साउंड आ रहा है एंड स्ट्रेंथ स का साउंड आ रहा है, तो भाई कोई भी तरीके से ये दोनों जो है वो मैच नहीं करता। तो यहाँ पे जो हमारा एलिट्रेशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, बिहाइंड बार्स, ब एंड ब। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलो नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना। पर्सोनिफिकेशन में हम कोई भी नॉन लिविंग थिंग को या एनिमल को हम किसी ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था इस कहानी में, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बोलूँ, मेरा जो अलार्म क्लॉक है ना वो रोज़ मुझे चिल्ला चिल्ला कर उठाता है, तो क्या अलार्म क्लॉक सच में चिल्लाता होगा? नहीं ना। तो अलार्म क्लॉक चिल्लाता नहीं है, लेकिन चिल्लाता कौन है, इंसान। लेकिन वो इस तरीके से आवाज़ करता है कि मैंने उसको पर्सोनिफाई कर दिया भाई, चिल्लाने से। ठीक है, तो इस पूरे पोएम में जो ही वर्ड डाला गया है वो इस टाइगर को पर्सोनिफाई करता है। ही हम किसके लिए लगाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे किसके लिए लगाया गया है, यहाँ पे लगाया गया है इस टाइगर के लिए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है रेपिटेशन। एंड रेपिटेशन में क्या होता है, कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा वो वर्ड है या कौन सा फ्रेज है। तो देखो वेलवेट क्वाइट एंड क्वाइट रेज, तो क्वाइट रिपीट हुआ, रेपिटेशन। ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स, तो ब्रिलियंट दो जगह यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो यहाँ रेपिटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेटाफर। तो मैंने मेटाफर में भी आपको क्या बताया था कि मेटाफर वो पोएटिक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी दो अनलाइक चीज़ों को कंपेयर करते हैं, लेकिन वहाँ पे लाइक एंड एज का यूज़ नहीं करते। चलो जैसे कि एक मैं आपको एक्टिंग करके दिखाता हूँ। तुम्हारा जो दिल है ना वो पत्थर का है, तुम कभी भी मेरे जज्बात को नहीं समझ सकती। तो क्या किया मैंने क्या बोला, तुम्हारा जो दिल है ना
वो पत्थर का है। तो क्या उसका दिल सच में पत्थर का है? उसका दिल धड़कता नहीं है? हाँ, क्या है? धड़कता नहीं है, उसमें जान नहीं है? क्या उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है? नहीं जी। यहाँ पे पत्थर का दिल कहने का मतलब क्या है कि उसका दिल बड़ा कठोर है, और इसका मतलब उसमें कोई दया नहीं है, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, तब हम कहते हैं ना पत्थर दिल वाला इंसान। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये जो पैड्स ऑफ वेलवेट यूज़ किया गया है, छोटा सा फ्रेज, ये टाइगर के पंजों के लिए यूज़ किया कि टाइगर के पंजे जो है ना वो मखमल वाले हैं। मखमल यानी सॉफ्ट वाले, उनके कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। चलो, इंजैबमेंट तो पता ही है। इंजैबमेंट में क्या होता है कि जब भी कोई पोम का एक लाइन दूसरे लाइन में भी कंटिन्यू रहता है विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क्स, तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे इंजैबमेंट हो रहा है। तो आ जाओ पीछे जरा, यहाँ पे देखो, हम लोग देख सकते हैं इस पोम में, देखो, ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्टाइप्स। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला लाइन में कोई भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डैश, फुल स्टॉप कुछ नहीं है। दैट मीन्स कि नो पंक्चुएशन मार्क। और जब भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा, समझ जाना वहाँ पे इंजैबमेंट हो रहा है। ठीक है। चलो, फर्स्ट लाइन में इंजैबमेंट हो रहा है। आ जाते हैं सेकेंड स्टैंजा में। यहाँ पे सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन में इंजैबमेंट हो रहा है। थर्ड स्टैंजा में देखते हैं तो फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन में इंजैबमेंट हो रहा है। तो इसी तरीके से विदाउट यूजिंग पंक्चुएशन मार्क, इफ द लाइन कंटिन्यूज टू द सेकेंड लाइन, देन इंजैबमेंट अकर्स। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सोनेंस। एंड कॉन्सोनेंस में क्या होता है कि कोई भी कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट होता है। वो बीच में भी रिपीट हो सकता है, वो बीच और लास्ट में भी रिपीट हो सकता है, वो शुरू एंड बीच में भी रिपीट हो सकता है, कहीं भी रिपीट हो सकता है, लेकिन सेम कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। और एक चीज़ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू कि एलिट्रेशन जो होता है ना वो भी एक कॉन्सोनेंस का पार्ट है। ठीक है, एलिट्रेशन कॉन्सोनेंस का एक पार्ट है, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। तो एलिट्रेशन में भी क्या होता है? एलिट्रेशन में भी साउंड रिपीट होता है। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कहाँ कहाँ हमारे यहाँ पे एलिट्रेशन है या कॉन्सोनेंस है। जो मैं बता दे रहा हूँ उतना दिमाग में रख लेना ना, बस काफ़ी है। इतने ही पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे आने वाले। तो स्टार्क्स स्ट्राइप्स, स्टार्क्स स्ट्राइप्स, लास्ट वाला जो स है और स है वो देखो मैंने यहाँ पे टिक लगाया। बेयरिंग हीज वाइट फैंक्स, ठीक है, हिज क्लॉज, क्लॉज, तो हीज क्लॉज, समझ गए ना, ज हीज क्लॉज, फैंक्स नहीं, फैंक्स में स का साउंड आ रहा है तो ये नहीं लेंगे, ज का साउंड आएगा जहाँ पे वो लेंगे। ठीक है, तो फैंक्स यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट, हीज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। तो बिहाइंड बार्स हमने देखा था उसमें एलिट्रेशन था, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ का स है एंड बार्स के लास्ट में जो स है, इन दोनों में हो रहा है कॉन्सोनेंस। ठीक है, शुरू एंड लास्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा एसोनेंस। एसोनेंस में मैंने क्या बोला था कि कोई भी वोवेल साउंड जो है वो रिपीट होगा, बार बार वोवेल साउंड जो है वो रिपीट होगा। जैसे कि देखो, इन हीज विविड स्ट्राइप्स, इन हीज विविड स्ट्राइप्स, ही, वी एंड स्ट्राइप। ठीक है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अराउंड हाउसेस, अराउंड हाउसेस, तो आओ हाउ ऐसे करके हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा आओ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ भी हमारा एसोनेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। तो बेयरिंग, तो री, ही, वाई, ही। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा आ रहा है एसोनेंस। ठीक है, नेक्स्ट, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। तो ही एंड कंक्रीट, तो ई का साउंड आ रहा है, तो यहाँ भी हमारा एसोनेंस हो रहा है। ठीक है ना, वोवेल साउंड रिपीट होता है तो एसोनेंस, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो कॉन्सोनेंस। तो जितने भी मैंने यहाँ पे टिक लगा दिए ना उसको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी मैं बताते जा रहा हूँ उसको ध्यान रखना, और वहीं पे तुम्हारा वो पोएटिक डिवाइस हो रहा है, दिमाग में रख लो। आगे चलते हैं। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया तो पता ही है। ओनोमेटोपिया में क्या होता है कि कोई साउंड होता है, जैसे कि धप से आवाज आई ना, ये क्लैपिंग, ये, और जो हम लोग चिल्लाते हैं शाउटिंग, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ओनोमेटोपिया है। तो यहाँ पे कौन सा साउंड यूज़ किया गया है? डेट इज गुर्राना, स्नार्लिंग। तो स्नार्लिंग यहाँ पे ओनोमेटोपिया है। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन मिल रहा है ना, लगभग सारे पोएटिक डिवाइसेस तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी। ऑक्सीमोरॉन क्या है बच्चों? ऑक्सीमोरॉन में क्या है? ऑक्सीमोरॉन में होता क्या है कि दो ऐसे वर्ड होंगे, यानी दो ऐसे एडजेक्टिव होंगे जो आपस में ऑपोजिट होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाइट रेज। क्वाइट मतलब होता है शांत, रेज मतलब होता है गुस्सा।
भाई जो गुस्सा है वो शांत कैसे होगा, लेकिन दोनों का मतलब मिलाकर कुछ और निकलता है। तो ऐसे दो वर्ड्स जो ऑपोजिट हो लेकिन जब दोनों को कंबाइन किया जाए, उनका एग्रीगेट मीनिंग निकाला जाए, वो कुछ और निकले, वहाँ पर हमारा ऑक्सीमोरन होता है। तो इस पूरे के पूरे हमारे पोएम में ऑक्सीमोरन एक ही जगह पर है, क्वाइट रेज। ठीक है, आ जाओ इमेजरी में। इमेजरी में क्या होता है कि हम वर्ड्स के थ्रू इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने हमें दो सिचुएशन इमेजिन कराया है, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें टाइगर जू में है और एक ऐसा सिचुएशन जिसमें टाइगर फॉरेस्ट में है। ठीक है, चलो स्टैंजा भी देख लो, मैंने यहाँ पे दे दिया है कि कौन से स्टैंजा में कौन सा इमेजिनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं फटाफट और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को, आज के क्लास को यहीं पे एंड कर देंगे। तो इन द पोएम अ टाइगर इन द जू द फ्रेज लर्किंग इन द शैडो मीन्स, अभी बताया मैंने थोड़ा देर पहले कि लर्किंग इन द शैडो का मतलब क्या होता है। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है पोएम के, याद रखना। वर्किंग इन द शैडो का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। शैडो का मतलब यहाँ पे लंबे लंबे घास, तो भाई लर्किंग इन शैडो मतलब छिपा होना, हिडन। तो कहाँ पे है भाई हिडन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ वुड द टाइगर टेरराइज द विलेजर्स व्हेन ही इज आउट स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। तो जब वो विलेज के गांव के अगल बगल से गुजर रहा हो तो उसको कैसे लोगों को डराना चाहिए, बताओ। ऑप्शंस, बाय किलिंग देम ऑल, सबको मार देना चाहिए, या जोर से दहाड़ना चाहिए, या अपने दांतों एंड पंजों को दिखाना चाहिए, या उन लोगों पे अटैक कर देना चाहिए। है ना बड़ा सिंपल सा आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। देख रहे हो, जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो इजिली तुम सारी चीजों को कवर कर लेते हो। कॉन्सेप्ट इज पावर, ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय हिज विविड स्ट्रिप्स इन द पोएम अ टाइगर इन द जू। हिज विविड स्ट्रिप्स का मतलब क्या हुआ, जरा ऑप्शन पढ़ लो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो जो नहीं है उसको पहले एलिमिनेट करते जाओ। तो इंजरीज ऑन द बॉडी, क्या टाइगर के बॉडी में कोई इंजरी हुई थी, नहीं ना, तो ये ऑप्शन कट गया। शार्प एंड क्लियर ब्राइट कलर्ड स्ट्रिप्स, मैंने पहले बताया था कि ब्राइट कलर्ड, विविड का मतलब होता है कलर्ड, ऐसे कलर जो चमकते हों, वाइट विविड कलर्स। ठीक है। नेक्स्ट, हैपहेजर्ड पैटर्न ऑन द बॉडी, उसके बॉडी पे कोई पैटर्न बनी हो। एंड डी, ब्लैक मार्क्स ऑन द बॉडी, उसके बॉडी पे ब्लैक मार्क्स हो। तो यहाँ पे पैटर्न की बात नहीं है, यहाँ पे बोली गई है हिज विविड स्ट्रिप्स, यानी जो भी स्ट्रिप्स बने ना, टाइगर के बॉडी पे ऐसे स्ट्रिप्स होती है ना, धारियाँ, ठीक है, वो चमकीले कलर के हैं, चमक रहे हैं, उभर कर आ रहे हैं। उसका जो बैकग्राउंड है ना, उस बैकग्राउंड पे उभर कर आ रहा है कलर। तो यहाँ पे द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Why are the eyes of the tiger described as brilliant while staring the stars? बताओ, उसके आइज को मतलब ब्रिलियंट क्यों कहा गया, क्यों कहा गया, क्यों? क्योंकि वो बेचारा बिकॉज ही इज डिजायरस ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, वो आज़ाद होना चाहता है, उसके आंखों में एक विश है, एक डिज़ायर है कि वो वहाँ से बाहर निकले। ठीक है, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Which poetic device is used in the Where Plump Deer Pass? तो Where Plump Deer Pass जो यहाँ पे छोटा सा एक लाइन दिया हुआ है, इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? तो जरा देखते हैं, कोई साउंड रिपीट हो रहा है क्या? तो प्लम्प पास, प्लम्प पास, प, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, प्लम्प पास में एलिट्रेशन हो रहा है। तो क्या मैंने यहाँ पे एलिट्रेशन पहले बताया था, एलिट्रेशन में प्लम्प पास, एलिट्रेशन में प्लम्प पास यहाँ पे मैं नहीं बताया था, इसीलिए ताकि मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन में डाल सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे एक और एलिट्रेशन है, प्लम्प पास, प। तो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन जो है वो मैं तुम लोगों के लिए छोड़ता हूँ। आई होप कि लास्ट वाला वीडियो तुमने देखा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके आंसर्स भी चेक कर लिए होंगे। तो इन द सिमिलर वे यू हैव टू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट योर आंसर्स इफ यू आर राइट और रॉन्ग। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द पैट्स ऑफ द टाइगर। उस टाइगर के पैट्स कैसे हैं? ठीक है, ऑप्शंस वेलवेट, रफ, हार्ड या ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द पोएम ड्रॉज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, ये पोएम जो है वो किस किस के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाता है? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, टाइगर इन द जू, टाइगर इन द फॉरेस्ट, टाइगर इन द जू या एनिमल्स या ह्यूमंस और टाइगर इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन द जंगल। एक जंगल में टाइगर जो होता है वो इनमें से क्या है जो सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है? लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल,
हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, इग्नोरिंग विजिटर्स या बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा जो टाइगर के जंगल में होने को ज़्यादा दर्शाता है। नेक्स्ट, What has been personified in the poem? इस पोम में क्या पर्सोनिफाई किया गया है, किस चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया है? टाइगर को, फॉरेस्ट को, जू को या इन सभी को? बताया अभी थोड़ा देर पहले पर्सोनिफिकेशन में बताया ना, समझ जाओ। नेक्स्ट, ऊपर एक छोटा सा मैंने स्टैंजा दिया हुआ है, इस स्टैंजा को पढ़ो और पढ़ने के बाद इस नीचे क्वेश्चन के आंसर दो। द मेन कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया सजेस्टेड बाय द एक्सट्रैक्ट इज दैट। इनमें से कौन सा ऐसा आइडिया है जो बताया जा रहा है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इस पूरे के पूरे स्टैंजा में तुम्हें क्या झलक रहा है, क्या दिख रहा है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, नेचर एंड कल्चर, बीस्ट एंड मॉर्टल्स या कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम? तो जो भी आंसर है वो आंसर तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जल्द से जल्द इस चैनल पे भी 1K सब्सक्राइबर कर दो, जिससे कि मैं लाइव सेशंस भी बहुत जल्दी ले पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर examination. Thank you once again.